चलो तो बच्चों आज हम बात करेंगे, आज तक नया टॉपिक है हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, अब आपके सामने चाहे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो चाहे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, ज्यादातर बच्चों को एक बेसिक प्रॉब्लम आती है कि वो रिएक्शंस को लंबे समय तक याद कैसे रखें। वो रिएक्शंस को लंबे समय तक याद कैसे रखें, क्योंकि जो आज पढ़ाया जाता है टीचर के द्वारा वो बेसिकली समझ में आ जाता है ना। फिर अगले दिन जाती है क्लास, अगले दिन जाती है, यानी जैसे जैसे समय जाता चला जाता है हम पुरानी वाली भूलते चले जाते हैं और नई वाली हमारी आती चली जाती है। जैसे हमारे बेसिक चैप्टर सारे खत्म हो जाते हैं, उसके बाद में हमें फिर जरूरत होती है कि यार कैसे करें, दोबारा से पढ़नी पड़ती है। ठीक है, तो आप सोचते हैं कि क्या कोई ऐसी ट्रिक, क्या कोई ऐसी टेक्निक है जिससे मैं या जिसके माध्यम से मुझे ये रिएक्शंस याद रखने में दिक्कतें ना हो। तो मेरा जवाब आता है हाँ, ऐसी रिएक्शन है, ऐसी टेक्निक्स हैं जिसके माध्यम से आपको ये केमिकल रिएक्शंस रटनी नहीं पड़ेंगी, चाहे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात हो चाहे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात हो। तो क्वेश्चन ये आता है कि कैसे करके हम इन्हें सीख सकते हैं। तो आप जरा बोर्ड पे एक बार हेडिंग देखिएगा, हेडिंग है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसको देख के याद आ रहा होगा हमें कुछ ना कुछ, डेफिनेटली आपको याद आ रहा होगा कि आपने क्लास 10th में फर्स्ट चैप्टर यही पढ़ा था, है ना। यानी हम वापस चलते हैं अपने बेसिक्स की तरफ, हम अपने रूट की तरफ चलते हैं। इसमें आपको बेसिक ये बताया जाता है कि एक केमिकल रिएक्शन क्या होती है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो केमिकल इक्वेशन होती है, और कितने तरह की केमिकल रिएक्शंस होती हैं। हम यहाँ 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी यही पढ़ेंगे कि कितने टाइप की रिएक्शंस होती हैं। यानी टाइप्स ऑफ रिएक्शन का एक ही कॉन्सेप्ट होता है, वो कॉन्सेप्ट कम से कम 50-60 रिएक्शन पे अप्लाई हो जाता है। यानी यदि मैंने कंसेप्ट सीख लिया तो मैं उसके जैसी 50 रिएक्शन सॉल्व कर सकता हूँ। जैसे मैथमेटिक्स में होता है, आपने यदि आपको मल्टीप्लीकेशन करना आ गया अच्छे से, तो फिर आपको कितने भी क्वेश्चन दे दो मल्टीप्लीकेशन के, आप ज्यादातर कर पाते हैं। कुछ ट्रिकी होते हैं, उनको फिर ध्यान से देख लेते हैं। यानी इस तरीके से जो हमारी 200-250 रिएक्शन है, वो केवल 6 या 7 टाइप की रिएक्शन में जाकर सिमट जाती है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, एक केमिकल रिएक्शन क्या होता है बेटे। केमिकल रिएक्शन क्या होता है कि यदि किसी भी एक सब्सटेंस, उस सब्सटेंस को हम कहते हैं रिएक्टेंट। यदि किसी एक सब्सटेंस में कोई चेंज होता है, और ये चेंज होता है बेटे परमानेंट चेंज। ठीक है, अगर किसी सब्सटेंस में एक परमानेंट चेंज होकर एक नया सब्सटेंस बन जाए जिसकी नई प्रॉपर्टी हो, है ना, इफ ए न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड विद न्यू प्रॉपर्टी इट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। ठीक है, मतलब इसमें क्या होगा, सब्सटेंस क्या होगा, नया होगा, प्रॉपर्टी कैसी होंगी, नई होंगी। मतलब जो उसके पुराने बॉन्ड हैं वो टूट के नए बॉन्ड बनाएंगे, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स होगा और उससे हमें एक नई चीज मिल जाएगी। ठीक है, जब कोई केमिकल रिएक्शन पूरी हो जाती है तो जनरली उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जहां से हम पहचान कर सकते हैं कि रिएक्शन कंप्लीट हुई है कि नहीं हुई है। जैसे चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर। मतलब कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जैसे माने यहाँ पे ये कलरलेस था, यहाँ पे ये कलर बन गया, यहाँ पे ये ग्रीन कलर था, यहाँ पे ये ब्लैक कलर बन गया, मतलब अगर कलर चेंज हो गया। मैंने यहाँ पर प्रोडक्ट में कोई चीज है, वो गैस है, जो गैस बन के निकल रही है, उससे पता लग जाएगा, है ना। कोई चीज एक सॉलिड सब्सटेंस बना जो नीचे बन के रिएक्शन में या टेस्ट ट्यूब में नीचे की तरफ बैठ गया है, उसे हम क्या कहते हैं बेटे, प्रेसिपिटेशन, है ना। तो कुछ ना कुछ होगा, टेम्परेचर में चेंज होगा, है ना। तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसके बेस पर आप ये पहचान पाते हैं कि दैट केमिकल रिएक्शन हो रही है। अब केमिकल रिएक्शन जो होती है वो कैसे होती है, जरा इस बात को समझते हैं बेटे। मैंने माना मेरे पास ये कोई एक बीकर है और इस बीकर में रखा हुआ है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हमने बाहर से डाल दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है। तो ये जो एसिड और बेस आपस में मिले हैं, एसिड और बेस आपस में मिलने से क्या हुआ बेटे, केमिकल रिएक्शन होगी। मतलब ये जो हुआ है ये केमिकल रिएक्शन है। और केमिकल रिएक्शन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, केमिकल रिएक्शन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन मतलब किसको किसके साथ किस कंडीशन में मिलाया गया और क्या बना, कैसे बना, ये सब दिखाना ही हमारा क्या कहलाता है, केमिकल इक्वेशन। जैसे मुझे पता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाया गया HCl, और वो किस फॉर्म में मिलाया गया था, लिक्विड में, प्लस साथ में हमने मिलाया सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो भी हमारा क्या है, एक लिक्विड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिक्विड मिलाया गया। ठीक है, इन दोनों को मिलाया गया
तो मिलाने से बना HCl, सॉरी माफ करना, NaCl, NaCl बना एक्वस और H2O बना लिक्विड। ठीक है, तो ये बेटे HCl NaOH की रिएक्शन हुई है आपस में, ये कहलाएंगे रिएक्टेंट, और इन दोनों को मिलने से जो बना है वो बना है प्रोडक्ट। ठीक है बेटे, यहां तक बात समझ में आई। तो ये केमिकल रिएक्शन को प्रेजेंट करने का जो तरीका है वो क्या है, इक्वेशन है। एक इक्वेशन को लिखने के कुछ नियम होते हैं, उन पर बात फिलहाल तो नहीं कर रहे खास, बस आपको ये पता होना चाहिए फिजिकल स्टेट को दिखाने के लिए, सॉलिड को दिखाने के लिए हम ऐसे करके सॉलिड, लिक्विड और गैस ऐसे बना देते हैं। यदि कोई चीज सॉलिड वाटर में डिसॉल्व होती है या लिक्विड वाटर में डिसॉल्व होता है तो उसको हम कहते हैं एक्वस, इसको ऐसे लगा देते हैं। यदि कहीं पर गैस बन रही है, यदि कहीं पर गैस बन रही है तो गैस बनने के लिए एरो लगा दिया जाता है ऊपर, और ये हमेशा प्रोडक्ट साइड में लगाया जाएगा। यदि कहीं पर बन के गैस निकल रही है ऊपर को ये, और कोई यदि प्रेसिपिटेट बन रहे हैं तो ऊपर से नीचे की तरफ को एरो लगा देते हैं। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत बेटे? तो ये जनरल होता है हमारा, हमें समझना है। ठीक है, चलो हम आते हैं बेसिकली टाइप्स ऑफ रिएक्शन, यानी केमिकल रिएक्शन कितने तरह की होती है। टाइप्स ऑफ रिएक्शन की अगर हम बात करें तो केमिकल रिएक्शन कितने तरह की होती है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन कितने तरह की होती है, तो जरा उनके बारे में देख लेते हैं। देखो, एक केमिकल रिएक्शन उतने तरह की होती है जितने तरह के से चेंजेस पॉसिबल होते हैं। फिलहाल हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आप कितने तरह के रिएक्शन पढ़ोगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आप कितने तरह के रिएक्शन पढ़ोगे? भाई सुनिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम बेसिकली कई तरह के रिएक्शन पढ़ा करते हैं। ठीक है, उसमें सबसे पहली रिएक्शन होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरी हम पढ़ेंगे बेटे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये कहां होती है, कब होती है, किस केस में ज्यादा वैलिड है, किस में कम वैलिड है, उन सब चीजों को लेकर बात करेंगे। तीसरी रिएक्शन होगी बेटे एडिशन रिएक्शन, और एडिशन रिएक्शन के अंदर भी वैरायटी जाएंगी, है ना। एडिशन रिएक्शन के अंदर भी काफी वैरायटी जाती है। नंबर 4, जब एडिशन होगा तो क्या होगा, एलिमिनेशन भी होगा। एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में हम बात करेंगे इस टॉपिक में। कुछ रिएक्शन में बेटे हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन होंगे, ऑक्सीडेशन, और फिर जहां ऑक्सीडेशन होता है वहां पर क्या भी होता है बेटे, रिडक्शन, यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन पे भी हम बात करेंगे। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन पे भी हम बात करेंगे। इसके अलावा हम किस पे बात करेंगे, जहां ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों एक साथ हो जाते हैं, एक ही जगह पे हो जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं बेटे, रिडॉक्स रिएक्शन, यानी हम रिडॉक्स रिएक्शन पे भी बात करेंगे। कुछ मेटल्स के साथ भी रिएक्शन करती हैं, तो हम कुछ में बात करेंगे रिएक्शन विद मेटल, मेटल्स के साथ भी रिएक्शन करेंगे, है बेटे। सब्स्टिट्यूशन भी बात करेंगे, ये तो नहीं सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक। ठीक है बेटे, तो जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, एनसीईआरटी की जो बुक है हमारी, जिसमें पहले चैप्टर से लेकर लास्ट तक जो भी चैप्टर्स हैं उनके अंदर ज्यादातर यही रिएक्शन हो रही हैं। ठीक है बेटे, और एक लास्ट रिएक्शन होगी हमारी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि हम अलग अलग लेक्चर में इन सभी टाइप की रिएक्शन को हम बात करेंगे। ठीक है, आपको बस थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है, जो बेसिक्स आपने पढ़ा है, इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट और बाकी सारे जो इफेक्ट हैं, उन इफेक्ट को भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा कि किसको करते समय कौन सी को कौन सा हेल्प करता है। ठीक है, कौन से को करते समय कौन सा हेल्प करेगा वो मैं आपको बताता चलूंगा। ठीक है, तो चलिए पहले टाइप की रिएक्शन पे हम बात कर लेते हैं। पहले टाइप की रिएक्शन कौन सी है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फर्स्ट रिएक्शन जिस पे हम बात करेंगे आज, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसे कहते हैं बेटे? सबसे पहले आप समझिए कि न्यूक्लियोफाइल किसे कहते हैं। लेक्चर में बताया था मैंने आपको न्यूक्लियोफाइल क्या होता है ना? एनी स्पीसीज which have capacity to donate at least a lone pair of electron। ठीक है, यानी वो स्पीसीज जो कम से कम एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकती है और having negative charge is called nucleophile। लेकिन अगर आपको एक ऑप्शन चुनना हो कि न्यूक्लियोफाइल किसे कहते हैं, जिस पर नेगेटिव चार्ज हो या जिस पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी हो, तो आंसर क्या आएगा? टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटे, ये आएगा। अब न्यूक्लियोफाइल वर्ड का मतलब क्या है बेटे? न्यूक्लियोफाइल मीन्स न्यूक्लियो स्टैंड करेगा न्यूक्लियस, और यह न्यूक्लियस का मतलब होगा सेंटर से, वो कार्बन सेंटर जहां पर पोलैरिटी प्रेजेंट होगी। तो न्यूक्लियस और फाइल माने होता है लविंग, यानी न्यूक्लियो लविंग होते हैं। अब क्योंकि ये सब्स्टिट्यूशन वर्ड भी लगा हुआ है बेटे यहाँ पे, व्हाट इज द मीन ऑफ सब्स्टिट्यूशन? सब्स्टिट्यूशन क्या होता है बेटे? जहां भी सब्स्टिट्यूशन लगा हुआ होगा, सब्स्टिट्यूशन का मतलब हमेशा ये होता है कि एक निकलेगा तब दूसरा आएगा, यानी एक तरह का रिप्लेसमेंट होता है बेटे। इसमें सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है? रिप्लेसमेंट। ठीक है, मतलब एक न्यूक्लियोफाइल निकलेगा, दूसरा न्यूक्लियोफाइल उसकी जगह लेने आएगा। दैट इज वाई ये क्या कहलाएगी? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है बेटे, है ना? तो यानी कि जो अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा, जिसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी, अच्छी होगी, वो दूसरे वाले को रिप्लेस कर देगा। ठीक है, अब न्यूक्लियोफाइल कौन सा अच्छा होगा? जिसकी टेंडेंसी में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करना जितना ज्यादा अच्छा होगा, वो उतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। तो अच्छा वाला बेकार को रिप्लेस कर देता है। ये ठीक उसी तरीके से है जैसे मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को उसके साल्ट सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर देती है। वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का केस है मेटल वाला। ये सॉरी माफ करना, वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री केस है या ऑर्गेनिक का। ऑर्गेनिक में क्या होता? मोर एक्टिव न्यूक्लियोफाइल लेस एक्टिव न्यूक्लियोफाइल को उसी के साल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा। मैंने माना, अगर मैं एग्जाम्पल लेके बात करूं, एग्जाम्पल, ठीक है, मेरे पास क्या होगा बेटे? मेरे पास मैंने माना कोई RX बॉन्ड है, यानी जहां R स्टैंड करेगा कोई एल्काइल ग्रुप। एल्काइल में कार्बन है, कार्बन कैसा हो सकता है? 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री। इसके अलावा तो कोई चौथा कार्बन हो नहीं सकता। अगर क्वेटिनरी कार्बन हुआ तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा, क्योंकि वहां पे 4 कार्बन लगे हुए होंगे। ठीक है, तो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। सामने से कोई एक रिएजेंट होगा बेटे, कोई भी रिएजेंट, आपको यही पहचाना है कि ये रिएजेंट कौन सा न्यूक्लियोफाइल डेवलप करेगा। ठीक है, अब इस रिएजेंट से जो बनने वाला न्यूक्लियोफाइल होगा, जो भी होगा, मैंने माना कि फिलहाल मैं इसको मान लेता हूं, ये रिएजेंट इस न्यूक्लियोफाइल को डेवलप करता है। ठीक है बेटे, तो सबसे पहले आपको क्या सीखना है? सबसे पहले आपको यही सीखना है कि कौन सा रिएजेंट क्या न्यूक्लियोफाइल डेवलप करेगा, जिसकी मैं अभी एक सीरीज बना के दे रहा हूं आपको। कौन सा न्यूक्लियोफाइल, कौन सा रिएजेंट क्या न्यूक्लियोफाइल डेवलप करेगा, आपको यह सीखना है। दूसरा, इसके अंदर बॉन्ड पोलर होना चाहिए। ठीक है, यानी कि इसके अंदर किस तरीके का क्लीवेज हो, बॉन्ड क्लीवेज कैसा होगा इसके अंदर? हेटेरोलाइसिस। कैसा होगा बेटे? हेटेरोलाइसिस। क्योंकि होमोलाइसिस किसकी प्रेजेंस में होता है? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इलेक्ट्रिसिटी, पेरोक्साइड या आर्क। ठीक है, इन सबकी प्रेजेंस में कैसा होता है? होमोलाइसिस क्लीवेज। अब होमोलाइसिस क्लीवेज की तो कोई कंडीशन एरो पे दी नहीं है, तो यानी कि जब कोई रिएजेंट पोलर होता है, जब कोई रिएजेंट कैसा होता है बेटे? पोलर। पोलर मतलब जो खुद प्लस माइनस में टूट जाए, और यदि ये प्लस माइनस में नहीं टूटेगा तो न्यूक्लियोफाइल तो डेवलप नहीं करेगा। तो बेटे ये वाला न्यूक्लियोफाइल इस वाले के अंदर पोलैरिटी क्रिएट करेगा। मतलब क्या होगा? ये बॉन्ड खींचेगा अपनी ओर। आर और हेलोजन बॉन्ड पोलर होता है, हेलोजन भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये शेयर पेड ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेंगे, जिसपे इस पर नेगेटिव चार्ज और इस पर कैसे चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। अब इसके नेगेटिव चार्ज को इसका नेगेटिव चार्ज रिप्लेस करेगा। इसी को हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा बेटे? क्योंकि ये ज्यादा अच्छा नहीं होगा, तो इसलिए ये वाले न्यूक्लियोफाइल इसको रिप्लेस कर देगा। ठीक है, कैसे कर देगा बेटे? तो हमें बच जाएगा R, इससे जुड़ जाएगा न्यूक्लियोफाइल, और ये वाला जो X है ये नेगेटिव के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। क्लियर होती है बात? अब देखो बेटे, जिसने नेगेटिव चार्ज डेवलप करा उसने पॉजिटिव भी करा होगा डेफिनेटली, उसका पॉजिटिव और ये नेगेटिव ये आपस में बॉन्ड बना के जुड़ जाएंगे। इस तरीके से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है।
ठीक है, तो अब आपको यही सीखना है कि कौन कौन से केस में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए नंबर एक बात है, कार्बन हैलोजन बॉन्ड पोलर होना चाहिए। कार्बन हैलोजन बॉन्ड कैसा होना चाहिए? पोलर। पोलर का मतलब क्या है? पोलर कब होगा बेटे? जब कार्बन को कोई पुश करे इलेक्ट्रॉन, यानी इसमें कौन सा इफेक्ट काम करना चाहिए बेटे? इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से पोलैरिटी बढ़ती है, आपको भी पता होगा। जैसे हमारे पास है बेटे ये CH3 CH2 Cl, तो यहां पे क्लोरीन क्योंकि इलेक्ट्रॉन को खींच पाएगा। क्यों खींच पाएगा? क्योंकि ये ग्रुप सपोर्ट करेंगे, और इनका सपोर्ट करना है क्या कहलाता है? इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, अगर मैंने माना मेरे पास यहां पे कहीं है CH2 डबल बॉन्ड CH से Cl, अगर यहां पे है तो क्या यहां पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो पाएगा? आंसर आता नो। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं ये सारी बातें। क्यों? क्योंकि यहां पे क्लोरीन रेजोनेंस में आएगा, और जैसे यहां पे क्लोरीन रेजोनेंस में आएगा बेटे, क्या हो जाएगा? यहां पे कैसे बन जाएगा? यहां पे बन जाएगा डबल बॉन्ड, है ना? और डबल बॉन्ड बनने से क्लोरीन कैसा आ जाएगा? पहले से स्ट्रॉन्ग। पोलैरिटी के लिए सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड से क्लोरीन आसानी से टूटेगा। लेकिन अगर कहीं पे सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में बदलेगा, यानी रेजोनेंस या मीजोमैनिक इफेक्ट अगर यहां पे डेवलप हो जाएगा, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तीसरी बात करते हैं बेटे। अब मुझे पता है यदि बेंजीन रिंग पे क्लोरीन या कोई हेलोजन लगा हुआ है या कोई भी लगा हुआ है, यदि बेंजीन रिंग पे लगा हुआ है तो बेंजीन रिंग वाला भी ये क्या करता है? रेजोनेंस में जाता है, यानी यहां पे भी डबल बॉन्ड आता है, तो ये भी क्या नहीं दिखाएगा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं दिखाएगा। अगर कहीं पे कंडीशन डेवलप हो जा रही है तो एक अलग की बात है बेटे, है ना? लेकिन जनरली कौन नहीं दिखाता? जहां पर रेजोनेंस आते हैं। यानी कि अगर कोई मुझसे कहते कि एरिल हैलाइड डज नॉट शोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो मैं हाँ बोलूंगा, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस की वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है कार्बन हाइड्रोजन के बीच से, जिससे बॉन्ड टूटना मुश्किल हो जाता है। बॉन्ड टूटना मुश्किल हो जाता है। जब बॉन्ड आसानी से टूटता ही नहीं है तो पोलैरिटी क्रिएट नहीं होगी। अब पोलैरिटी क्रिएट नहीं होगी तो क्लोरीन निकलेगा नहीं, यानी जब तक दूसरा निकलेगा नहीं तब तक दूसरा आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि एक कैसी रिएक्शन है? रिप्लेसमेंट। जब तक एक निकलेगा नहीं तब तक दूसरा आएगा नहीं। ठीक है बेटे, तो ये सब मैंने आपको एग्जांपल समझा रखे हैं। इट मींस जहां पे भी कहीं पे अगर किसी एक स्पीशीज में न्यूक्लियोफाइल का निकलना जितना आसान होगा, जितनी आसानी से न्यूक्लियोफाइल निकलेगा, रिएक्शन उतनी तेजी से होगी। ठीक है, जहां पे कहीं पे न्यूक्लियोफाइल का निकलना जितना मुश्किल होगा, रिएक्शन उतनी स्लो हो जाएगी। ठीक है, और यदि कहीं पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बन रहा है तो सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, यानी बॉन्ड और ब्रेक नहीं हो पाएगा। जब बॉन्ड ही ब्रेक नहीं होगा तो रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है बेटे, तो चलिए अब हम सीखते हैं। सबसे पहली बात, मतलब मुझे आपको केवल दो ही बातें सिखानी है। एक तो पोलैरिटी आपको देखते ही पता लग जाएगी, यहाँ पे पोलैरिटी है, ये तो आप देखते ही पहचान लोगे। दूसरा, बस यहाँ पे जो ये रिएजेंट होगा, इस रिएजेंट से क्या न्यूक्लियोफाइल डेवलप होगा, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल इसको रिप्लेस करेगा। ठीक है, तो बेटे हम एक टेबल याद करते हैं, समझते हैं कि कौन सा रिएजेंट क्या न्यूक्लियोफाइल निकालेगा। तो ये होगा रिएजेंट और यहां बनेंगे न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सा रिएजेंट क्या न्यूक्लियोफाइल डेवलप करेगा। सबसे पहले रिएजेंट पे आते हैं, नंबर 1 एक्वस NaOH। तो एक्वस NaOH कैसे ब्रेक करेगा खुद को? Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो न्यूक्लियोफाइल क्या डेवलप होगा बेटे यहाँ पे? OH नेगेटिव। दूसरा, ऐसे ही अगर मेरे सामने एक्वस KOH होता है तो भी क्या निकलेगा बेटे? OH नेगेटिव। तीसरा, अगर मेरे सामने केवल H2O ही होता है तो वाटर भी खुद को ऐसे तोड़ता है, H पॉजिटिव OH नेगेटिव में, तो बेटे यहां से भी क्या निकलेगा? OH नेगेटिव। चौथा, अगर मेरे सामने मोइस्ट AgO होता है, AgOH सिल्वर हाइड्रोक्साइड, तो ये भी क्या निकालेगा बेटे? हाइड्रोक्साइड आयन OH नेगेटिव। पांचवा, अगर कहीं पर मेरे सामने एक्वस Na2CO3 होता है, तो ये आपको नहीं पता होगा, भी मैं बताता हूँ। एक्वस Na2CO3 किसका मिक्सचर होता है? NaOH प्लस H2CO3। ठीक है, NaOH को H2CO3 में बनाओगे तो Na2CO3 बन जाएगा। अब देखो बेटे, ये कैसा एसिड है? वीक एसिड। ये कैसा है? स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस है तो वीक एसिड के तो ये चलने नहीं देगा, स्ट्रॉन्ग बेस का कैरेक्टर आएगा। स्ट्रॉन्ग बेस मतलब क्या आएगा? एक्वस NaOH, और एक्वस NaOH क्या निकालता है बेटे? हाइड्रोक्साइड आयन। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दिया था एक बार। यानी यदि किसी की रिएक्शन एक्वस Na2CO3 से हो रही है और वहां पे यदि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल हो पाता है, तो वहां पे क्या डेवलप होंगे? हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, नंबर 6 आप याद रखे रहेंगे। चलो बेटे, इसमें सबसे बड़ी बात आप समझते हैं, यदि हमारे पास एक्वस KNO2 आता है, ध्यान रखना, KNO2 पोटेशियम नाइट्राइट, या NaNO2 आता है, मैं दोनों को एक साथ लिख देता हूं,
तो इसमें ध्यान रखना, जब आप इसकी बॉन्डिंग चेक करोगे तो बॉन्डिंग इसमें ऑक्सीजन की तरफ से जुड़ता हुआ नजर आएगा, तो ये आएगा ONO नेगेटिव। ठीक है, ये ध्यान रखना बेटे, याद रखने वाली बात है ये। पोटेशियम नाइट्रेट और NaNO2 जब आता है, ये बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, तो ये किसकी तरफ से बॉन्ड बनाता है? ऑक्सीजन की तरफ से। मैं आपको इस लेक्चर के बाद में समझाऊंगा ये सारी बातें, तो कौन से स्पेशल केस है 7। अगर हमारे सामने आता है एक्वस AgNO2, एक्वस AgNO2, तो AgNO2 में क्या बनेंगे बेटे? NO2 माइनस, इसमें ये बनेगा। यानी ये वाली बात याद रखने वाली होगी, यदि पोटेशियम सोडियम नाइट्राइट होते हैं तो क्या बनेगा? ONO2, ONO यानी नाइट्रेट वो नाइट्राइट बनते हैं, और NO2 होता है, AgNO2 होता है, तो क्या बनता है बेटे? नाइट्रेट बनता है। ठीक है, मैं इसलिए इन पे एस्टेरिक मार्क कर देता हूं, आपको ये याद रखनी है। इसको याद रखने का सबसे बढ़िया तरीका KONO, यानी पोटेशियम अगर आएगा तो क्या आएगा? कोनो। पोटेशियम वाले में क्या बनेगा? कोनो, KONO, तो O से ये जुड़ जाएगा। ऐसे ऐसे न्यूक्लियोफाइल को हम एम्बिडेंटिएट न्यूक्लियोफाइल कहते हैं बेटे। क्या कहते हैं इन्हें? एम्बिडेंटिएट न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि इनमें न्यूक्लियोफाइल सेंटर्स दो होते हैं, मतलब इसमें कि ऑक्सीजन की तरफ से भी जुड़ सकता है और नाइट्रोजन की तरफ से भी। लेकिन अगर AgNO2 से रिएक्शन होगी तो किससे जुड़ेगा? NO2 से, यानी नाइट्रोजन से। और यदि इनमें से कहीं से रिएक्शन हो रही होगी तो किससे जुड़ेगा? इनसे। ठीक है, इसी तरीके से बेटे और रिएजेंट और न्यूक्लियोफाइल हम देखते हैं। रिएजेंट, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, कौन सा रिएजेंट क्या न्यूक्लियोफाइल डेवलप करेगा, जरा इसके बारे में देख लेते हैं। चलो आ जाओ, आगे आ जाओ बेटे। एक और याद रखने वाला सीन है, ये भी याद रखना है बेटे आपको। अगर हमारे सामने आता है एल्कोहलिक KCN या NaCN, एल्कोहलिक KCN या NaCN अगर हमारे पास आते हैं, तो ये जो न्यूक्लियोफाइल डेवलप करते हैं, ये न्यूक्लियोफाइल डेवलप करते हैं CN माइनस, K पॉजिटिव CN माइनस, Na पॉजिटिव CN माइनस। ठीक है बेटे, इसी तरीके से अब आप आ जाओ Ag पर। अगर हमारे पास AgCN होता है तो पता है ये क्या डेवलप करता है? Nc नेगेटिव। ये दोनों याद रखने वाले ही हो गए। ठीक है, एल्कोहलिक KCN NaCN क्या न्यूक्लियोफाइल निकालेगा? CN नेगेटिव। AgCN क्या निकालेगा? Nc नेगेटिव। ठीक है, मतलब ये बनाएगा साइनाइड या नाइट्राइल, जो हमने अभी कल नेमिंग में करा था, और ये आइसोसाइनाइड इसे हम कहते हैं। ठीक है, यदि हमें कहीं पर आइसोसाइनाइड बनाने होंगे। चलो नंबर 10 बेटे, अगर आपके सामने आता है NaOR, सोडियम एल्कोक्साइड आता है, तो आपको पता है इसका यही वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, मेटल पे पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, तो ये पता क्या डेवलप कर देगा? RO नेगेटिव, मतलब RO नेगेटिव जाकर जुड़ जाएगा। ठीक है, यदि कहीं पर हमारे सामने होता है ये खास तौर पर काम आएगा आपको कार्बन बढ़ाने में, कि भाई यहाँ पर जाएंगे सीधा कार्बन बढ़ा देंगे। एसिटिलीन, एसिटिलीन का जो हाइड्रोजन होता है वो एसिडिक होता है। मैंने आपसे बात किया था जब मैंने आपको क्या बताया था बेटे? एच कैरेक्टर, परसेंटेज एच कैरेक्टर बताया था उसमें। तो ये क्या न्यूक्लियोफाइल डेवलप करेगा? या यहाँ पे H की जगह पे Na भी आपको दिया गया हो सकता है, ये आप देख लेना क्वेश्चन। CH3 ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव, तो Na पॉजिटिव बाहर निकल जाएगा और ये हमारा एज ए न्यूक्लियोफाइल जाके जुड़ जाएगा। ठीक है, अभी आपको बात जब तक क्लियर नहीं होगी, जब तक आपको मैं अपनी तरफ से कुछ और एग्जाम्पल नहीं करवा दूंगा। ठीक है, जब तक मैं आपको अपनी तरफ से एग्जाम्पल ना करवा दूं तब तक आपके लिए बात क्लियर नहीं होगी, ध्यान रखना आप। ठीक है जी, चलिए नंबर 12 की तरफ चलते हैं। अगर हमारे सामने माने ये होता है CH3COOAg, ठीक है, तो ये भी समझ में आ रहा है बेटे क्या बनाएगा? क्या बनाएगा? CH3COO माइनस। नंबर 30, अगर माना हमारे पास अमोनिया आता है, अमोनिया, ये आपको लास्ट चैप्टर तक काम आएंगी बातें। अमोनिया आता है तो अमोनिया खुद को कैसे ब्रेक कर सकता है? H पॉजिटिव NH2 माइनस, तो यानी ये क्या निकाल देगा बेटे? NH2 माइनस न्यूक्लियोफाइल। यदि हमारे पास 1 डिग्री अमाइन आते हैं बेटे RNH2, तो ये क्या बना देंगे? RNH माइनस। क्लियर होती है बात बेटे? इसका स्क्रीनशॉट कर लो आप लोग, और जो है फिर आप आगे की तरफ याद रखने के लिए करना। ठीक है, चलो चलो बेटे नंबर 50, अगर हमारे पास कहीं पर LiAlH4 आता है, LiAlH4 आता है,
तो इसमें से जो न्यूक्लियोफाइल डेवलप होगा वो क्या होगा बेटे, H माइनस। ठीक है जी, ये H माइनस निकालेंगे। ओके, क्लियर होती है बात बेटे, है ना। यानी यदि RX यानी अगर एल्काइल हेलोजन बॉन्ड के साथ इनमें से कोई सब रिएक्शन करता है तो रिएक्शन यही बनेंगे बेटे। ठीक है, आई होप आपके ये समझ में आ गए होंगे और आपको याद भी रह जाएंगे। ठीक है, जल्दी से रिवीजन करवा दूं मैं आपको। एक्वस NaOH, एक्वस KOH, खुद वाटर, एक्वस Ag2, एक्वस AgOH, ठीक है, और एक्वस Na2CO3। ये वाले सारे क्या निकालते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन निकालते हैं। ये वाले सारे क्या निकालते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन। अगर KNO2 आता है तो क्या निकलेगा, ONO नेगेटिव। NaNO2 आता है तो क्या निकलेगा, ONO नेगेटिव। अगर हमारे पास KCl NaCN आता है तो Cn नेगेटिव। AgCN आता है तो NC नेगेटिव। NaOR आता तो RO नेगेटिव। G आता तो बेटे CH ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव। जैसे CH3CO नेगेटिव, NH3 NH2 माइनस, RNH2 RNH माइनस। अगर एक और आता तो एक और माइनस बना लेगा।